पहला मुकदमा। बम्बई में एक और मेरी कानून की पढ़ाई शुरू हुई, दूसरी ओर मेरे आहार के प्रयोग चले और उनमें वीरचंद गांधी मेरे साथ हो गए। तीसरी तरफ भाई ने मेरे लिए मुकदमे खोजने की कोशिश शुरू की। कानून की पढ़ाई का काम धीमी चाल से चला। जाब्ता दीवानी सिविल प्रोसीजर कोड किसी भी तरह गले न उतरता था। एविडेंस एक्ट कानून शहादत की पढ़ाई ठीक चली। वीरचंद गांधी सॉलिसिटर बनने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए वे वकीलों के बारे में बहुत कुछ कहते रहते थे। फिरोज शाह मेहता की होशियारी का कारण उनका अगाध कानूनी ज्ञान है। एविडेंस एक्ट कानून शहादत तो उनको जबानी याद है। धारा 32 के हरेक मुकदमे की उन्हें जानकारी है। बदरुद्दीन तैयबजी की होशियारी ऐसी है कि न्यायाधीश भी उनके सामने चौंधिया जाते हैं। बहस करने की उनकी शक्ति अद्भुत है। इधर मैं इन महारथियों की बातें सुनता और उधर मेरी घबराहट बढ़ जाती। वे कहते, 5-7 साल तक बारिस्टर का अदालत में जूतियां तोड़ते रहना आश्चर्यजनक नहीं माना जाता। इसलिए मैंने सॉलिसिटर बनने का निश्चय किया है। कोई 3 साल के बाद भी तुम अपना खर्च चलाने लायक कमा लो तो कहना होगा कि तुमने खूब प्रगति कर ली। उद्धरण चिन्ह। हर महीने खर्च बढ़ता जाता था। बाहर बारिस्टर की तख्ती लटकाए रहना और घर में बारिस्टरी करने की तैयारी करना। मेरा मन इन दो के बीच कोई मेल नहीं बैठा पाता था, इसलिए कानून की मेरी पढ़ाई व्यग्रचित से होती थी। शहादत के कानून में कुछ रुचि पैदा होने की बात ऊपर कह चुका हूँ। मेन का हिंदू लॉ मैंने बहुत रुचिपूर्वक पढ़ा, पर मुकदमा लड़ने की हिम्मत न आई। अपना दैक किसे सुनाऊं? मेरी दशा ससुराल गई हुई नई बहू की सी हो गई। इतने में मुझे मम्मीबाई का मुकदमा मिला। स्मॉल कॉज कोर्ट छोटी अदालत में जाना था। मुझसे कहा गया, दलाल को कमीशन देना पड़ेगा। मैंने साफ इनकार कर दिया। 3 पर फौजदारी अदालत के सुप्रसिद्ध वकील श्री जो हर महीने 4000 कमाते हैं, भी कमीशन तो देते हैं। मुझे कौन उनकी बराबरी करनी है? मुझको तो हर महीने 300 रुपये मिल जाएं तो काफी है। पिताजी को कौन इससे अधिक मिलते थे, पर वह जमाना बदल गया। बम्बई का खर्च बड़ा है। तुम्हें व्यवहार की दृष्टि से भी सोचना चाहिए। मैं टस से मस न हुआ। कमीशन मैंने नहीं ही दिया। फिर भी मम्मीबाई का मुकदमा तो मुझे मिला। मुकदमा आसान था। मुझे ब्रीफ के मेहनताने के ₹30 मिले। मुकदमा एक दिन से ज्यादा चलने वाला न था। मैंने पहली बार स्मॉल कॉज कोर्ट में प्रवेश किया। मैं प्रतिवादी की तरफ से था, इसलिए मुझे जिरह करनी थी। मैं खड़ा तो हुआ, पर पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा। मुझे ऐसा लगा मानो अदालत घूम रही है। सवाल कुछ सूझते ही न थे। जज हंसा होगा, वकीलों को तो मजा आया ही होगा, पर मेरी आंखों के सामने तो अंधेरा था। मैं देखता क्या। मैं बैठ गया। दलाल से कहा, मुझसे ये मुकदमा नहीं चल सकेगा। आप पटेल को सौंपिए। मुझे दी हुई फीस वापस ले लीजिए। पटेल को उसी दिन के 51 रुपये देकर वकील किया गया। उनके लिए तो वह एक बच्चों का खेल था। मैं भागा। मुझे याद नहीं कि मुवक्किल जीता या हारा। मैं शर्माया। मैंने निश्चय किया कि जब तक पूरी हिम्मत न आ जाए, कोई मुकदमा न लूंगा, और फिर दक्षिण अफ्रीका जाने तक कभी अदालत में गया ही नहीं। इस निश्चय में कोई शक्ति न थी। ऐसा कौन बेकार बैठा था जो हारने के लिए अपना मुकदमा मुझे देता। इसलिए मैं निश्चय न करता तो भी कोई मुझे अदालत में जाने की तकलीफ देने वाला न था। पर बम्बई में मुझे अभी एक और मुकदमा मिलने वाला था। इस मुकदमे में अर्जी दावा तैयार करना था। एक गरीब मुसलमान की जमीन पोरबंदर में जब्त हुई थी। मेरे पिताजी का नाम जानकर वह उनके बारिस्टर लड़के के पास आया था। मुझे उसका मामला लचर लगा, पर मैंने अर्जी दावा तैयार कर देना कबूल कर लिया। छपाई का खर्च मुवक्किल को देना था। मैंने अर्जी दावा तैयार कर लिया, मित्रों को दिखाया, उन्होंने पास कर दिया और मुझे कुछ कुछ विश्वास हुआ कि मैं अर्जी दावे लिखने लायक तो जरूर बन सकूंगा। असल में मैं इस लायक था भी। मेरा काम बढ़ता गया। मुफ्त में अर्जियां लिखने का धंधा करता तो अर्जियां लिखने का काम तो मिलता, पर उससे दाल रोटी की व्यवस्था कैसे होती। मैंने सोचा कि मैं शिक्षक का काम तो अवश्य ही कर सकता हूँ। मैंने अंग्रेजी का अभ्यास काफी किया था, अतएव मैंने सोचा कि यदि किसी हाई स्कूल में मैट्रिक की कक्षा में अंग्रेजी सिखाने का काम मिल जाए तो कर लूं। खर्च का गड्ढा कुछ तो भरे। मैंने अखबारों में विज्ञापन पढ़ा, आवश्यकता है अंग्रेजी शिक्षक की, प्रतिदिन 1 घंटे के लिए, वेतन ₹75। यह एक प्रसिद्ध हाई स्कूल का विज्ञापन था। मैंने प्रार्थना पत्र भेजा। मुझे प्रत्यक्ष मिलने की आज्ञा हुई। मैं बड़ी उमंगों के साथ मिलने गया, पर जब आचार्य को पता चला कि मैं BA नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे खेदपूर्वक विदा कर दिया। पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। लैटिन मेरी दूसरी भाषा थी। मैंने कहा, सो ठीक है,
पर हमें तो ग्रेजुएट की ही आवश्यकता है। मैं लाचार हो गया, मेरी हिम्मत छूट गई। बड़े भाई भी चिंतित हुए। हम दोनों ने सोचा कि बंबई में अधिक समय बिताना निरर्थक है। मुझे राजकोट में ही जमना चाहिए। भाई स्वयं छोटे वकील थे, मुझे अर्जी दावे लिखने का कुछ न कुछ काम तो दे ही सकते थे। फिर राजकोट में तो घर का खर्च चलता ही था, इसलिए बंबई का खर्च कम कर डालने से बड़ी बचत हो जाती। मुझे ये सुझाव जचा। यूं कुल लगभग 6 महीने रहकर बंबई का घर मैंने समेट लिया। जब तक बंबई में रहा, मैं रोज हाई कोर्ट जाता था, पर मैं यह नहीं कह सकता कि वहां मैंने कुछ सीखा। सीखने लायक समझ ही मुझमें न थी। कभी कभी तो मुकदमा समझ में न आता और उसकी कार्रवाई में रुचि न रहती, तो बैठा बैठा झपकियां भी लेता रहता। यूं झपकियां लेने वाले दूसरे साथी भी मिल जाते थे। इससे मेरी शर्म का बोझ हल्का हो जाता था। आखिर मैं ये समझने लगा कि हाईकोर्ट में बैठकर ऊँघना फैशन के खिलाफ नहीं है। फिर तो शर्म की कोई वजह ही न रह गई। यदि इस युग में भी मेरे समान कोई बेकार बारिस्टर बंबई में हो, तो उनके लिए अपना एक छोटा सा अनुभव यहाँ मैं लिख देता हूँ। घर गिरगांव में होते हुए भी मैं शायद ही कभी गाड़ी भाड़े का खर्च करता था। ट्राम में भी क्वचित ही बैठता था। अक्सर गिरगांव से हाईकोर्ट तक प्रतिदिन पैदल ही जाता था। इसमें पूरे 45 मिनट लगते थे और वापसी में तो बिना चूके पैदल ही घर आता था। दिन में धूप लगती थी, पर मैंने उसे सहन करने की आदत डाल ली थी। इस तरह मैंने काफी पैसे बचाए। बंबई में मेरे साथी बीमार पड़ते थे, पर मुझे याद नहीं है कि मैं एक दिन भी बीमार पड़ा हूँ। जब मैं कमाने लगा तब भी इस तरह पैदल ही दफ्तर जाने की आदत मैंने आखिर तक कायम रखी। इसका लाभ मैं आज तक उठा रहा हूँ।